हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक जॉन लॉक के बारे में। इससे पूर्व की क्लास में हमने जॉन लॉक की विचारधारा की विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई आलोचना के बारे में बात करी थी। हमने देखा था कि विभिन्न राजनीतिक विद्वानों द्वारा उनके विभिन्न विचारों की विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई, जैसे कि उनकी प्राकृतिक अवस्था को जो है अवास्तविक बताया गया, उनके प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों को काल्पनिक बताया गया और ये कहा गया कि यदि प्राकृतिक अवस्था इतनी आदर्श अवस्था थी तो फिर तो राज्य नामक संस्थाओं की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए थी। इसी प्रकार प्राकृतिक अधिकारों के बारे में भी जो है आलोचना की गई कि उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों पर इतना बल दिया था जॉन लॉक ने कि आलोचकों ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्राकृतिक अधिकार निरपेक्ष है। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार या व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार संबंधी भी आलोचना की गई और ये कहा गया कि उनके व्यक्तिगत संपत्ति विचार जो थे वो असंगतिपूर्ण थे। तो इस प्रकार से जॉन लॉक की विभिन्न आधारों पर आलोचना प्रस्तुत की गई, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी जो है उनके विचारधारा का जो उपादेयता है उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उनकी विचारों को जो है महत्वपूर्ण माना जा सकता है। उनके विचारधारा का महत्व आज की परिस्थितियों में भी देखा जा सकता है। जैसे कि उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की जो धारणा रखी थी वो वर्तमान समय में आधुनिक युग में भी जो है वो मौलिक अधिकारों के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। तो इस प्रकार से जॉन लॉक की विचारधारा को जो है नकारा नहीं जा सकता। आलोचनाओं के बावजूद जॉन लॉक की विचारधारा के महत्व को जो है स्वीकार किया जाना चाहिए हमारे द्वारा। और आज हम बात करेंगे उनकी विचारधाराओं में या उनका जो योगदान था अपनी विचारधाराओं के माध्यम से उसके बारे में। जॉन लॉक का अनुदान और प्रभाव। सबसे पहला है प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन। तो जॉन लॉक के संदर्भ में कहा जा सकता है कि उन्होंने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं: स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो इस तरह से उन्होंने जो है प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हुए जो है व्यक्ति को उसके अधिकार प्रदान किए थे, उसके जीवन का अधिकार प्रदान किया था और जो है राज्य को व्यक्ति के इन अधिकारों का संरक्षक माना था। ये माना था कि राज्य जो है वो व्यक्ति के इन अधिकारों का जो है रक्षा करेगी और व्यक्ति के जीवन को जो है सुलभ बनाने का वो कार्य करेगी। तो इस प्रकार लॉक ने जो था अपने विचारधारा के माध्यम से, अपने दर्शन के माध्यम से उन्होंने व्यक्ति को जो है महत्वपूर्ण माना और व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने राज्य को जो है एक साधन माना। इस संदर्भ में प्रोफेसर डनिंग का कहना है कि यह सिद्धांत राजनीतिक दर्शन को लॉक की सबसे विशिष्ट देन है। अर्थात डनिंग ने ये कहने का प्रयास किया कि जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है वो राजनीतिक दर्शन को लॉक की सबसे बड़ी देन है। अर्थात लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की बात कही थी। ये जो अधिकार थे वो वर्तमान परिस्थितियों में भी स्वीकार किए जाते हैं। वर्तमान में जबकि लोकतांत्रिक राज्यों की स्थापना हो चुकी है तो आज भी हमारे द्वारा जो है जो लॉक के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की बात कही थी, अर्थात जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार या जीवन रक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इन अधिकारों को जो है मुख्य रूप से हमारी राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा स्वीकारा गया है, हमारे संविधानों द्वारा स्वीकारा गया है और इनको जो है मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि लॉक के ये जो प्राकृतिक अधिकारों की बात कही थी उन्होंने, या प्राकृतिक अधिकार संबंधी उनकी जो विचारधारा है उनके महत्व को आज के समय में भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके ही आधार पर हमने मूल अधिकारों की बात को स्वीकारा और उनके ही प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के आधार पर हमने मानव के हित के लिए इन अधिकारों को स्वीकारा है। आज की परिस्थितियों में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं द्वारा, विभिन्न सरकारों द्वारा इन अधिकारों को स्वीकारा गया है। फिर है वैधानिक शासन का प्रतिपादन। अर्थात लॉक ने जो है वैधानिक शासन का समर्थन करते हुए सीमित शासन प्रणाली को अपनाया। अर्थात शासन की सीमित शक्तियों को अपनाते हुए उन्होंने शासन की निरंकुशता पर अंकुश लगाया और इसके साथ साथ शक्ति के विकेंद्रीकरण की उन्होंने बात कही थी। शक्ति के विकेंद्रीकरण का मतलब भी यही है कि यदि शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है तो शासन की निरंकुशता बढ़ती है और एक व्यक्ति जो है शासन की समस्त शक्तियों का उपभोग करते हुए जो है वो
सभी व्यक्तियों या अन्य सामान्य जनता का वो शोषण कर सकता है, सामान्य जनता के अधिकारों में वो हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन लॉक ने जो है वैधानिक शासन की बात करते हुए शासन शक्ति जो है या सरकारों को जो है सीमित शासन की शक्ति प्रदान करने की उन्होंने बात कही थी, और इसके साथ साथ शासन की निरंकुशता पर अंकुश लगाया था। शक्ति विभाजन के सिद्धांत को उन्होंने अपनाते हुए शासन की निरंकुशता पर अंकुश लगाया था। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि लॉक से पूर्व किसी राजनीतिक विचारक ने इतने स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत की स्थापना नहीं की थी कि यदि कोई शासन प्रजाजनों की सहमति पर आधारित ना हो तो वह अवैध तथा निराधार होता है। इससे पहले प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से बहुमत द्वारा शासन संचालन की आवश्यकता और संभावनाओं को इतने विश्वासदायक वह प्रबल रूप से किसी अन्य व्यक्ति ने अभिव्यक्त नहीं किया था। अर्थात इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि लॉक से पहले ऐसे सिद्धांत की स्थापना नहीं हुई थी कि ऐसे कोई शासन को जो है अवैध करार नहीं दिया गया था जो कि प्रजाजनों की सहमति के बिना हो। अर्थात लॉक ने सबसे पहले ये कहा कि वही शासन वैध है, वही शासन जो है सही है जो कि प्रजा की सहमति के आधार पर किया गया हो। अर्थात उन्होंने स्पष्ट अधिकार दिया था जनता को कि जनता को जो है सरकार के कानूनों की जांच करने का अधिकार है, सरकार के कानूनों की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार है। अर्थात प्राकृतिक कानूनों की कसौटी पर जो है प्रत्येक व्यक्ति ये जांच सकता है कि सरकार के द्वारा बनाए हुए कानून प्राकृतिक कानूनों की कसौटी पर सही उतरते हैं या नहीं। यदि ऐसा नहीं पाया जाता है तो व्यक्ति और या व्यक्ति समाज को ऐसे सरकार का विरोध करने का उन्होंने अधिकार प्रदान किया था। इसके साथ साथ उन्होंने जो है ये कहा था कि जो शासक रहेगा उसके पास सीमित शक्तियाँ रहेगी और वैधानिक कार्य करने के लिए जनता के प्रतिनिधि रहेंगे या कुछ व्यक्तियों की एक सभा रहेगी जो कि शासन में वैधानिक कार्य करेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है ये कहा जा सकता है कि प्रतिनिधि संस्थाओं की उन्होंने शुरुआत करी थी या उनका समर्थन किया था, और एक जो शासक होता है उसको सीमित शक्तियों का उन्होंने समर्थन किया था। तो इससे पूर्व जो है लॉक से पूर्व इस तरह की धारणाएं प्रचलित नहीं थी। लॉक से पूर्व राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं थी, जैसे हॉब्स ने जो है संप्रभुता सिद्धांत का निर्धारण करते हुए एक व्यक्ति को समस्त संप्रभुता शक्ति सौंपने की बात कही थी और एक व्यक्ति को जो है संपूर्ण शक्ति प्रदान करने की उन्होंने बात कही थी। तो हॉब्स के अनुसार तो एक निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। लॉक ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। लॉक ने जो है प्रतिनिधि संस्था का उन्होंने अपनी विचारधारा के माध्यम से समर्थन किया। जन सहमति के आधार पर शासन व्यवस्था हो उसको ही उन्होंने वैध माना। फिर है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का दिशा निर्देश। अर्थात लॉक ने जो था सर्वप्रथम उन्होंने ही शक्ति पृथक्करण की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार से विधायी शक्ति और न्यायिक जो शक्ति है उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अर्थात इनका केंद्र जो है अलग अलग होना चाहिए। तो लॉक ने जो था सबसे पहले उन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात कही थी। हालांकि उन्होंने जो है इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, वो स्पष्ट रूप से जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का निर्माण नहीं कर पाए थे और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का निर्माण करने का श्रेय मोंटेग्यू को जाता है। लेकिन इस संदर्भ में लॉक ने जो थे वो सर्वप्रथम उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए थे और इस प्रकार की शक्ति पृथक्करण का उन्होंने जो है संदेश दिया था या दिशा निर्देश दिए थे, या कहा जा सकता है कि उन्होंने सबसे पहले इस बात का समर्थन किया था। उन्होंने ये माना था कि शक्ति का केंद्रीकरण जो है वो निरंकुशता को जन्म देता है और शक्ति पृथक्करण जो है वो स्वतंत्रता को जन्म देता है। फिर है दूसरा है व्यक्तिवाद का पथ प्रदर्शक। अर्थात लॉक जो था वो व्यक्तिवाद का पथ प्रदर्शक था। उनके संपूर्ण विचार दर्शन में व्यक्ति जो था वो केंद्र था। वो व्यक्ति के हित के लिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, व्यक्ति की जीवन रक्षा के लिए जो है संपूर्ण उन्होंने विचार दर्शन रखा। व्यक्ति की स्वतंत्रता का उन्होंने पक्ष लिया और व्यक्ति के हित के लिए उन्होंने जो है राज्य को जो है गौण माना और राज्य को गौण मानते हुए उन्होंने राज्य को एक साधन के रूप में जो है उसको सामने लाए या साधन के रूप में उसको प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो साध्य है और
इन चीज़ों को पूर्ति करने का साधन क्या है? राज्य है। अर्थात राज्य के द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी व्यवस्था उत्पन्न की जाए जिससे व्यक्ति जो है अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करे, अपने जीवन की रक्षा कर पाए और अपने व्यक्तित्व का वो विकास कर पाए। फिर है उपयोगितावाद की प्रेरणा। अर्थात बेंथम जो उपयोगितावादी विचारक थे, उनको प्रेरणा जो थी वो लोक से प्राप्त हुई थी, क्योंकि लोक का ये मानना था कि व्यक्ति के सभी कार्य जो है वो सुख प्राप्ति के लिए होते हैं और दुख के निवारण के लिए होते हैं। व्यक्ति यदि नैतिक नियमों का पालन करता है, नैतिकता का पालन करता है, तो वो भी सुख प्राप्ति के लिए करता है, अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए करता है। तो इस प्रकार से लोक की विचारधारा में जो है वो उपयोगितावादी विचारधारा के तत्व दिखाई दिए और उसी से प्रेरणा पाकर बेंथम ने जो है अपनी उपयोगितावादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। फिर है धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादक। अर्थात लोक की जो विचारधारा थी, उन्होंने अपनी विचारधारा में धार्मिक सहिष्णुता की बात कही थी और ये कहा था कि राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य के द्वारा सभी धर्मों का जो है सम्मान किया जाना चाहिए, सभी धर्मों को आदर दिया जाना चाहिए और सभी धर्मों को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि अलग अलग यदि संप्रदाय के लोग एक राज्य में रहते हैं तो उस राज्य की सामुदायिकता भंग नहीं होती, बल्कि सामुदायिकता तब भंग होती है जबकि एक ही धर्म जो है ज़बरदस्ती उस राज्य में लागू कराया जाए और सभी व्यक्तियों के द्वारा जो है उस धर्म के पालन पर जोर दिया जाए। तब जो है लोगों में विद्रोह उत्पन्न होता है, तब लोगों में क्रांति की भावना उत्पन्न होती है। यदि सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करके सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाए तो लोग जो है आपस में धार्मिक सहिष्णुता के आधार पर जीवन व्यतीत करेंगे, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के साथ जो है एकता के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो इस प्रकार से उनके जो धार्मिक सहिष्णुता के विचार जो थे वो आज के समय में हमें दिखाई देते हैं कि आज हमने जबकि बड़े बड़े राष्ट्र राज्य बन गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी जो है एक राष्ट्र की अच्छी भूमिका रहती है या अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। ऐसे समय में, आज के समय में भी हमारे जो लोकतांत्रिक राज्य है उनके द्वारा भी जो है धर्मनिरपेक्षता की धारणा को अपनाया गया है। तो ये जो प्रेरणा जो थी हमें धर्मनिरपेक्षता की धारणा को अपनाने की, ये हमें लोक के विचारधारा से ही प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में वार्कर का कहना है कि लॉक के राजनीतिक दर्शन ने केवल इंग्लैंड को ही प्रभावित नहीं किया, वह फ्रांस में प्रविष्ट हुआ, रूसों के माध्यम से फ्रेंच राज्य क्रांति में आया, वह उत्तरी अमेरिका की बस्तियों में प्रविष्ट हुआ और सैमुअल एडम्स तथा थॉमस जेफरसन के माध्यम से अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा में भी इसका समावेश हुआ। अर्थात वार्कर ने ये कहने का प्रयास किया कि उसका राजनीतिक दर्शन जो है उसका प्रभाव इंग्लैंड में ही नहीं पड़ा, बल्कि उसका प्रभाव जो है फ्रांस, अमेरिका, रूस आदि जो है स्थानों पर पड़ा, फ्रेंच आदि स्थानों पर पड़ा और उनके प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो है अनेक परिवर्तन देखने को मिले। निष्कर्ष तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि 18वीं सदी तथा उसके बाद के राजनीतिक विचारों तथा शासन संबंधी कार्यों पर लॉक के विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इस दृष्टि से प्रोफेसर मैक्सी का यह कथन नितांत सत्य है कि निर्माण करने वाला हाथ कहीं वालपोल का, कहीं जेफरसन का, कहीं गैम्बेटा का और कहीं केवर का था, किंतु प्रेरणा निश्चित रूप से लॉक की थी। तो इस प्रकार से ये माना गया कि 18वीं सदी के पश्चात लॉक की विचारधारा का प्रभाव जो है विभिन्न विचारकों, विभिन्न राजनीतिक विचारकों पर पड़ा और उनकी विचारधारा के परिणाम स्वरूप विभिन्न राजनीतिक सिद्धांत सामने आए। तो ये हो गया आज का आपका टॉपिक। जॉन लॉक पूरा हमने देख लिया है। आपको इससे कोई संबंधित समस्या हो तो अवश्य पूछिए। आपके व्हाट्सएप पे मैं ये वीडियो शेयर करती हूँ, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। मैं आपको एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ।